हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं वो है अपील्स बिफोर सीआईटी। सीआईटी अपील्स क्या होता है? कमिश्नर अपील होता है, जो कि सबसे पहला अपील्स होता है इनकम टैक्स में। अब इनकम टैक्स में जो सीआईटी अपील होगा उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगे, क्या क्या फॉर्म्स होंगे, किस तरीके से उसे फाइल करते हैं, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, अपील्स बिफोर सीआईटी। इनकम टैक्स में सबसे पहली अपील जो जाती है वो एक कमिश्नर अपील के पास जाती है। तो पहला अपील फाइल करने के लिए, कमिश्नर अपील के पास फाइल करने के लिए एक फॉर्मेट होता है और एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपने केस को लेके पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में हम बैकग्राउंड में क्या कवर करते हैं। इस वीडियो में बैकग्राउंड में जो डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस। इसका मतलब जो ऑर्डर आपको एओ ने दिया है, असेसिंग ऑफिसर ने दिया है, उसके डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन करने का पूरा प्रोसेस इसमें बताएंगे हम आपको बताएंगे हु कैन फाइल एन अपील। अपील कौन फाइल कर सकता है, यानी कि फर्म के केस में, कंपनी के केस में कौन होगा जो अपील फाइल कर सकता है, और रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनकम टैक्स में अपील्स फाइल करने के लिए किस तरीके से हायरार्की है। तो सबसे पहले हम जैसा कि देख पा रहे हैं, असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर जो होता है वो बेसिक ऑफिसर होता है जो कि हमारे इनकम को कैलकुलेट करता है, स्क्रूटनी करता है, ऑडिट करता है। असेसिंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर निकाला जिसमें आपका डिमांड है, जिसके साथ आप एग्री नहीं करते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले जाएंगे कमिश्नर अपील के पास। कमिश्नर अपील सबसे पहला अपील्स होता है जो कि एओ के ऑर्डर के खिलाफ आपकी अपील सुनता है। इसमें ग्राउंड्स ऑफ फैक्ट्स क्या होंगे, किस तरीके से इसमें अपील्स फाइल होगी, क्या क्या इसमें रिपोर्ट लगेगी, कौन से फॉर्म लगेंगे, कितनी फीस होगी, ये सारा डिस्कस हम आगे वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हायरार्की। असेसिंग ऑफिसर को हम इनकम टैक्स के एओ कहते हैं। तो एओ का जो ऑर्डर होगा उसके खिलाफ हम जाएंगे कमिश्नर अपील्स में। कमिश्नर अपील्स के जो ऑर्डर होगा उसके खिलाफ हम जा सकते हैं अपीलेंट ट्रिब्यूनल में। अपीलेंट ट्रिब्यूनल के बाद आता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। इसके ऊपर कुछ नहीं। अब हम बात कर रहे हैं इसमें रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है। तो सबसे पहले जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अपील टू कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। फर्स्ट अपील ऑफ इन ऑल केसेस शैल लाई विद द सीआईटी अपील। इसका मतलब ये है कि आप किसी अपील्स को लेकर डायरेक्ट अपीलेंट ट्रिब्यूनल नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इस हायरार्की के थ्रू ही आपको जाना होगा। तो सबसे पहला बात ये निकल के आती है इससे कि फर्स्ट अपील्स जो होगा वो इन एनी केस वो सीआईटी अपील्स को ही जाएगा। सीआईटी अपील्स ने कोई डिसीजन दे दिया। अब रिवीजन की बात करते हैं। रिवीजन क्या चीज होता है? रिवीजन जो होता है वो एक कमिश्नर अपील जो है अपने ही ऑर्डर के खिलाफ, कोई भी ऑर्डर के खिलाफ वो रिवीजन कर सकता है विद इन टाइम लिमिट। रिवीजन मतलब कि जैसे कि आपकी अपील्स में आपने एक सीआईटी अपील में कोई अपील्स फाइल की, उसमें आपने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट रखा, एविडेंस रखे, उसमें कोई एविडेंस छूट जाता है या कोई एविडेंस नहीं रख पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कमिश्नर ने या कमिश्नर को लगता है कि हाँ मुझसे ये चीज गलती हुई है, मुझसे छूट गया है, तो वो अपने ऑर्डर को रिवाइज भी कर सकता है अंडर सेक्शन 264। However, appeal cannot to prefer to both of authorities. Further application of revision cannot be until the time of the has expired. That means अपील जो होगा रिवीजन में तभी जा पाएगा, रिवीजन के लिए आप तभी जा पाएंगे जब आपने फर्दर कहीं अप्लाई नहीं किया हो अपील के लिए। इसका मतलब आपने फर्दर अगर अपीलेंट ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं एक बार, तो आपके पास रिवीजन का ऑप्शन खत्म हो जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि अपील्स कौन फाइल कर सकता है इन केस, तो आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं अंडर सेक्शन 160 ये डिफाइन किया गया कि एओ ऑफिसर के खिलाफ कौन कौन अपील फाइल कर सकता है, सी रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। तो इन केस ऑफ फर्म अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में मैनेजिंग पार्टनर और एनी अदर पार्टनर, मतलब कोई भी पार्टनर हो, चाहे मैनेजिंग हो चाहे नॉर्मल पार्टनर हो, वो अपील्स फाइल कर सकता है इन केस ऑफ एओपी। एओपी मतलब कि एक तरीके से एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनजीओ, ट्रस्ट जो होते हैं वो एओपी के अंदर आते हैं। तो बाई एनी मेंबर ऑफ एओपी, एओपी में कोई भी मेंबर फाइल कर सकता है, या तो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर,
अदरवाइज अगर मेंबर भी है तो वो भी अपील्स फाइल कर सकता है। इन केस ऑफ डिजीज पर्सन, अगर कोई बीमार पर्सन है, बीमार आदमी है, तो उसका लीगल हेयर, लीगल हेयर कौन होगा वो डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 159 सबसेक्शन 1। एंड इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर और या कोई भी डायरेक्टर अपील फाइल कर सकता है। और एचयूएफ के केस में बाई करता है, तो इस केस में केवल करता ही अपील्स फाइल कर सकता है। राइट ऑफ अपील्स इज नॉट प्रोसीजर राइट, इज सब्सिडेंट राइट, इट्स वेस्टेड ऑन द राइट लिटिगेशन। चलिए, तो ये जो दिया गया है आपको, आपको हमने ये बता दिया कि कौन कौन से इसमें अपील्स फाइल कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म के केस में मैनेजिंग पार्टनर या कोई भी पार्टनर, एओपी में कोई भी मेंबर एओपी का, और डिजीज पर्सन है तो उसका लीगल हेयर, अगर कंपनी है तो डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर एचयूएफ है तो करता। अब हम बात करते हैं अपील्स बिफोर सीआईटी अपील की। अब हम इसमें ये देखेंगे कि अपील्स बिफोर सीआईटी अपील में कौन कौन से ऑर्डर हमें इसमें हम ले सकते हैं। ऑर्डर विच कैन बी अपील्ड बिफोर सीआईटी अपील, ऑर्डर विच कैन नॉट बी अपील्ड बिफोर सीआईटी अपील, ऑनलाइन अपील बिफोर सीआईटी अपील, अपील्स फाइलिंग फीस, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग फीस, पावर लिमिटेशन ऑफ ड्यूटीज, कंडीशन ऑफ डिले, टैक्स पेमेंट, डेमो और इफेक्टिव ग्राउंड ऑफ अपील, एडिशनल एविडेंस, विड्रॉल अपील। तो अपील बिफोर सीआईटी में हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, इन सारे टॉपिक के बारे में समझेंगे कि क्या क्या इसमें हम कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे ऑर्डर हैं जो कि सीआईटी अपील में अपील के लिए फाइल कर सकते हैं। क्वांटम असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। 143 सबसेक्शन 3 जो होता है ये स्क्रूटनी का होता है। अब 143 सबसेक्शन 3 क्या है, 147 क्या है, इस पे हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हम जो मेन चलते हैं वो हम समझ रहे हैं कि अपील के प्रोसेस कैसे होता है, अपील फाइल कैसे करते हैं विद प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ये सेक्शन आप इनकम टैक्स के सेक्शन होते हैं 143, 147 रीअसेसमेंट ऑर्डर होता है, 154 इफेक्टिव होता है, रिकॉर्डिफिकेशन होता है, ऐसे ये सारे ऑर्डर्स होते हैं। इनके खिलाफ आप जो है सीआईटी अपील्स में जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से ऑर्डर हैं जिसके खिलाफ हम सीआईटी अपील्स में नहीं जा सकते। वो आते हैं ऑर्डर फॉर रिफ्यूजल ऑफ ग्रांट स्टे ऑन डिमांड। अगर आपने कोई भी डिमांड आपको मिला, उसके स्टे के लिए आपने कमिश्नर अपील में अप्लाई किया और वहां से वो रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए आप अपील में नहीं जा सकते। या कोई आपके डिमांड पे इंटरेस्ट लगता है 234 235 में, इसमें भी नहीं आ सकते आप, इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं आ सकते। ऑर्डर पास्ट फॉर रिजेक्शन ऑफ रिवीजन पिटीशन, अगर आपने अपने एओ को रिवीजन पिटीशन दायर किया तो उसके खिलाफ ये आप नहीं जा सकते अगर वो रिजेक्ट करता है तो। ऑर्डर विथ एग्रीड एडिशंस, नो वन कैन बी एग्रीड ऑन एडमिशन however it additionally made mistake value। अगर आपने कोई ऐसा ऑर्डर लिया जिसमें आपने कोई एडिशन किया, किसी भी एविडेंस के खिलाफ कोई एडिशन किया आपने, तो उसमें आप भी नहीं जा सकते। अब हम बात करते हैं ऑर्डर विच कैन नॉट बी अपील अगेंस्ट बिफोर सीआईटी अपील्स। देन अपील कैन बी फाइल्ड ओनली विद द authority superior to those passing the order. As such, appeals in the following case cannot be filed only with the ITET। ये ऐसे ऑर्डर होते हैं जो आप सीआईटी अपील्स में ऑर्डर फाइल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सीधा आईटेट में जाना होगा। आईटेट का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल। तो ऑर्डर सेक्शन 12AA80G, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 12AA80G का जो ऑर्डर होता है वो एक एनजीओ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं 12A80G के लिए। 12A में जैसे कि एनजीओ की इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है और 80G में जो डोनेशन देता है उनको वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर ये आपका ऑर्डर, इसके खिलाफ कोई ऑर्डर है या रिजेक्ट होता है तो आपको सीधे आईटेट में जाना होगा। ऑर्डर passed under section 263 271 and order passed by him 154 amending his order under section 263। ऑर्डर पास्ड बाय चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर ऑफ सेक्शन 272, यानी कि 12AA80G 263 271 263 और 272 ए के खिलाफ जो भी ऑर्डर होंगे उसमें आपको अपील सीआईटी अपील में जाने का मौका नहीं मिलेगा। आपको सीधे अपीलेंट ट्रिब्यूनल में ही अपील फाइल करनी होगी।
इस वीडियो के बाद हम अभी जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं वो सीआईटी अपील है, कमिश्नर अपील। कमिश्नर अपील के बाद जो सेकंड आता है वो आता है आईटेड, इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें हम उन सारी चीज़ बताएंगे, जैसे कि आईटेड में जाने के लिए क्या क्या कंप्लाइंस आपको फॉलो करने होंगे। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन अपील फाइलिंग बिफोर सीआईटी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब हम जो सीआईटी अपील जो फाइल करना होता है अब वो ऑनलाइन हो चुका है। उसके बारे में बैकग्राउंड हम समझ रहे हैं। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन 1 मार्च 2016 हैज अमेंड रूल 45 कंसिडर चेंजेस ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ दिस। इसका मतलब ये है कि 1 मार्च 2016 से इसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है। फॉर्म 35 जो है आपके पोर्टल पे अवेलेबल है। आपको अपने पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फॉर्म 35 में अपने केस के लिए सीआईटी अपील के लिए अप्लाई करना है। कैसे करना है उसको भी हम बताएंगे आपको। फॉर्म 35 शैल बी फॉलोइंग मैनर। इलेक्ट्रॉनिक फाइल करना है, ईवीसी से कर सकते हैं, डीएससी से कर सकते हैं, आप फिजिकल फॉर्म भी कर सकते हैं। सॉरी, फिजिकल फॉर्म आप नहीं कर सकते क्योंकि फिजिकल फॉर्म के लिए वो क्लोज हो चुका है 1 मार्च 2016 से। अब जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो कैसे हम फाइल करेंगे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अपने पोर्टल पे हमें लॉगिन करना होगा, ई फाइल प्रोसेस में जाना होगा, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन अदर आईटीआर में जाना होगा, फिर आपका पैन नंबर फिल करना होगा, फिर सेलेक्ट फॉर्म 35 रेलिवेंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा कि इसके आप कौन से ईयर के खिलाफ आप फाइल कर रहे हैं। डीएससी या ईबीसी के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल है तो ईबीसी लगा सकते हैं, अगर कंपनी है फर्म है तो आपको डीएससी मैंडेटरी होगा। अब इसमें लिखा है कि फिल अप फॉर्म 35। फॉर्म 35 कैसे फिल करते हैं वो हम आपको बताएंगे। अटैचमेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने हैं, कैसे सेव करना है और ड्राफ्ट कैसे रेडी करना है, सबमिट कैसे करना है, सारी चीज बताएंगे। तो ये आपका प्रोसेस हो गया कि इस प्रोसेस में हमको अप्लाई करना है सीआईटी अपील। अटैचमेंट क्या क्या लगेगा उसमें, कॉपी ऑफ चालान लगेगा। कॉपी ऑफ चालान किस चीज का, अपील की एक फीस होती है। सीआईटी अपील आईटेड के पास अपील करने के लिए एक पर्टिकुलर फीस होती है जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। उसका आपको पेमेंट करके चालान की कॉपी अटैच करनी होगी। जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हो उसकी कॉपी लगानी होगी। अगर कोई डिमांड है तो नोटिस की डिमांड लगानी होगी, नोटिस ऑफ डिमांड। अगर आपने डिले किया है तो अप्लीकेशन फॉर कंडीशन ऑफ डिले लिखना होगा। अप्लीकेशन में एक अप्लीकेशन लिखना होगा कि इस वजह से इस रीजन से हमको जैसे कि 30 दिन या 60 दिन के अंदर हमें आना था, हम नहीं आ पाए, तो इस रीजन से हमें जो है डिले का अपना जस्टिफिकेशन फाइल करना होगा। अगर अब सीआईटी अपील्स को लगता है कि ये जो है आपने जस्टिफिकेशन दिया है वो एक्सेप्टेबल है तो आपके केस को एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज वो रिजेक्ट भी कर सकता है। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ग्राउंड ऑफ अपील और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एज ऑप्शनल। ग्राउंड ऑफ अपील और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ग्राउंड ऑफ अपील में आपको ये देना होता है कि ऑर्डर के अगेंस्ट में आप किस ग्राउंड पर अपील फाइल कर रहे हैं, ऑर्डर में ऐसी क्या कमी आपको दिखी जिसके खिलाफ आप कर रहे हैं। और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में आपको सारी बातें लिखनी होती हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे आपने स्टेटमेंट हुआ, कब क्या हुआ, सारी चीजें आपको मेंशन करनी होती है। ऑनलाइन अपील बिफोर सीआईटी। अब हम कुछ इसकी इंटरनल बातों के बारे में बात करते हैं कि क्या जो ऑनलाइन अपील हम फाइल करेंगे उसमें क्या क्या बातों को हमें ध्यान रखना होगा। अदर एस्पेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ई फाइलिंग, ग्राउंड ऑफ अपील टू बी नॉट मोर देन 100 वर्ड पर ग्राउंड ऑफ अपील। ये 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट नॉट मोर देन 1000 वर्ड। 1000 शब्दों से ज्यादा आपका स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए। 100 शब्दों से ज्यादा आपका ग्राउंड ऑफ अपील नहीं होना चाहिए। जो भी आप अटैचमेंट लगाते हैं वो 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ऑल अटैचमेंट शुड नॉट बी एक्सीड 50 MB टू बी अपलोड आइदर इन जिप और पीडीएफ फॉर्मेट। दोनों में से किसी में 50 MB से ऊपर नहीं कर सकते। टू मेंशन एनी एडिशनल एविडेंस रिलाइड अपॉन विच वाज नॉट सबमिटेड बिफोर द एओ। अगर आप कोई एडिशनल अपील फाइल करते हैं तो वो आपको उसमें मेंशन करना होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे कि आपको कॉपी ऑफ चालान अपील जो आपने पे किया वो लगाना होता है। तो उस फीस की अब हम डिस्कशन करते हैं वो फीस कितना होगा और किस पे कितना होगा।
टोटल इनकम कंप्यूटेड बाय एओ। अब हम इसमें टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगर एओ ने आपकी इनकम अप टू 1 लाख 1 लाख तक कैलकुलेट की है तो 250 रुपये फीस होगा। एओ ने अगर आपकी इनकम 1 लाख से 2 लाख के बीच में कैलकुलेट की है तो 500 रुपये फीस होगा। अगर 2 लाख से अबव है तो 1000 फीस होगा। केसेस नॉट बी कवर लाइक अंडर सेक्शन 250 पेनल्टी। इसमें हम एक बात को ध्यान में रखते हैं कि इन एनी केस ये फीस आप ज़्यादा जमा कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। इसका मतलब हम लोग प्रैक्टिकली क्या करते हैं कि जब भी कोई अपील फाइल करते हैं हम 1000 का ही चालान उसमें अटैच करते हैं और लगाते हैं। एक अदर्स आपको मैं इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करना चाहता हूँ। अगर टोटल इनकम जो अगर नेगेटिव फिगर में आता है तो मिनिमम फीस टू बी पेड, यानी कि 250 रुपये आपको पे करना ही होगा अगर नेगेटिव फिगर में है तो भी, जो कि केस स्टडी में दिया हुआ है। आइए अब हम बात करते हैं टाइम की। जैसा कि हमने समझा इसको कि कॉपी ऑफ चालान तो समझ गए आपकी कितनी फीस होगी, कॉपी ऑफ ऑर्डर वो भी आप समझ गए हैं, नोटिस ऑफ डिमांड भी आप समझ गए हैं, एप्लीकेशन फॉर कंडीशन ऑफ डिले। अब इसकी बात करते हैं कि ये कैसे। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील, द अपील शैल बी प्रेजेंट विद इन 30 days फ्रॉम द फॉलोइंग डेट्स। अपील जो होगा आपको एओ के ऑर्डर मिलने के 30 दिन के अंदर फाइल करना होगा। वेयर द अपील रिलेट टू एनी टीडीएस फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द टैक्स। अब ये 30 डेज कहाँ से काउंट होंगे, ये हर केस में अलग अलग है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं टीडीएस के केस में अंडर सेक्शन 195 डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इज द डेट जहाँ पे हम 30 डेज काउंट करेंगे। और अगर आपको ये वेयर द अपील्स रिलेट टू एनी असेसमेंट और पेनल्टी डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस डिमांड, अगर कोई डिमांड और नोटिस आपको मिलता है जिस दिन आपको नोटिस मिला उसके 30 डेज के अंदर काउंट करेंगे। इन अदर केसेस द डेट ऑफ विच बी सच इंटीमेशन ऑर्डर सर्व, और कोई भी केस ऐसा रह जाता है जो इसमें कवर नहीं होता है तो जिस दिन आपको नोटिस मिला उसके दिन से हम 30 डेज काउंट करेंगे। अब हम बात करते हैं पावर लिमिटेशंस एंड ड्यूटीज की। क्या पावर है, क्या लिमिटेशंस है और क्या ड्यूटी है एक कमिश्नर अपील की इनकम टैक्स में। तो जैसा कि इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 251 में पावर्स के बारे में बताया गया है कि क्या क्या पावर एक सीआईटी अपील्स के पास अवेलेबल है। सबसे पहले पावर की बात करें हम तो पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एज प्रोवाइड अंडर सेक्शन 133। एक कमिश्नर जो है इनकम टैक्स का वो आपको बुला सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है, पूछताछ कर सकता है। टू कंफर्म रिड्यूस इन एनुअल आइदर द असेसमेंट पेनल्टी, वो चाहे तो कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, रीअसेसमेंट कर सकता है, पेनल्टी लगा सकता है, कोई भी अदर। थर्ड वन जो है टू कंसीडर वेदर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैव बीन वायलेटेड बाय। इसमें आपका सीआईटी अपील्स ये भी देख सकता है कि जो आपकी एओ ने आपको ऑर्डर दिया है वो जस्टिस है कि नहीं है, वायलेटेड होता है नहीं होता है। पावर ऑफ सीआईटी अपील्स एक्सट्रीमली वाइड देन ट्रिब्यूनल। इसमें यह बताया गया है कि ट्रिब्यूनल जो होता है इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल, उससे सीआईटी अपील का जो पावर है वो काफी वाइड है, ज्यादा है। पावर टू कॉल रिमांड रिपोर्ट, इसमें सीआईटी अपील्स को ये भी पावर है कि वो डिमांड रिपोर्ट के लिए भी बुला सकती है किसी को भी। पावर टू एडमिट एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील एंड एडिशनल एविडेंसेस, इसमें सीआईटी अपील्स की पावर ये भी पावर है कि अगर कोई आप एडिशनल ग्राउंड लाते हैं जो कि आपने एओ को सबमिट नहीं किया था, एडिशनल एविडेंस लाते हैं तो वो भी चाहे तो सीआईटी अपील्स जो है एक्सेप्ट कर सकती है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। पावर के साथ लिमिटेशंस भी बहुत जरूरी होते हैं, तो लिमिटेशंस में हम देखते हैं क्या क्या लिमिटेशंस अवेलेबल है सीआईटी अपील में। तो लिमिटेशंस में डज नॉट हैव पावर टू रिव्यू, देयर इज ओनली पावर टू रिक्टिफाई ऑर्डर अंडर सेक्शन 154। सीआईटी अपील्स के पास किसी भी ऑर्डर को रिव्यू करने का पावर नहीं है, वो सिर्फ अपना ऑर्डर रेक्टिफाई कर सकती है और पावर है उसके पास रेक्टिफिकेशन का, यानी कि वो एओ के ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकती है, चेंज कर सकती है अंडर सेक्शन 154। Commissioner appeal has no power to set aside an order and refer the case back to AO for fresh adjustment.
इसका मतलब ये हुआ कि कमिश्नर अपील जो होगा उसके पास ऐसा कोई पावर नहीं होगा कि वो किसी भी ऑर्डर को सेट असाइड कर सके, अलग रख सके, और या तो एंड रेफर कर सके कि हाँ ऐसा पहले हो चुका है तो आप इसके खिलाफ ऐसे कर सकते हैं। वो आपकी केस को सुनवाई कर सकता है, हियरिंग कर सकता है, अपना डिसीजन दे सकता है, किसी भी ईओ को कोई ऑर्डर पास वो नहीं करेगा। कमिश्नर अपील कैन नॉट अवार्ड कॉस्ट द टू द पार्टीज। इसका मतलब ये हुआ कि कमिश्नर अपील जो होगा कोई भी अवार्ड जो है पार्टी को नहीं देगा, जैसे कि कोई बेनिफिट नहीं दे सकता वो। अब बात करते हैं ड्यूटीज की। तो कमिश्नर अपील के पास ड्यूटीज क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। Jurisdiction of CIT appeals is constitution required to pass well-reasoned and speaking order from the order exists between the material considered in the fact of the case. Conclusion reached should be visible. इसका मतलब ये हुआ कि सीआईटी अपील्स के पास जो पावर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, उसमें उसको पावर को यूज करने के लिए रिक्वायर्ड टू पास वेल रीजन। इसका मतलब हुआ कि कमिश्नर अपील की ये ड्यूटी है कि वो कोई भी ऑर्डर अगर पास करता है या कोई भी केस का रिव्यू करता है तो उसके बारे में अच्छी तरीके से बात करेगा, सुनेगा, समझेगा और सारे फैक्ट्स को और कंक्लूजन निकालेगा। सारे फैक्ट्स को सुनने के बाद पार्टी को प्रॉपर टाइम देगा जिससे कि वो प्रॉपर पार्टी की बात सुन सके, कोई डिस्प्यूट ना हो। इसके बारे में यहाँ पे इसकी ड्यूटीज दी गई है। सेकंड ड्यूटीज दी गई है कि वो जो है अपने केस को to dispose within 1 year from the end of the financial year in which appeal has been filed। ये डायरेक्टिव है। डायरेक्टिव मतलब कि डायरेक्शन दिया गया कि आपको ऐसा करना है। कैसे? मतलब कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने वो अपील फाइल की उसके विद इन 1 ईयर, जैसे कि अब इसमें समझना होगा हमें थोड़ा सा। जैसे कि आज की जो डेट है, जैसे जून 2021 में अगर आप कोई भी अपील फाइल करते हैं तो जून 2021 से ये फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? मार्च 22 में। तो मार्च 22 से मार्च 23, यानी कि 23 मार्च से पहले पहले आपको इस केस का डिसीजन देना होगा। ये मैंडेटरी है, डायरेक्टिव है। और थर्ड ड्यूटी दी गई जो वो टू पास एपलेंट ऑर्डर विद इन 15 डेज ऑफ लास्ट हियरिंग। जिस दिन लास्ट हियरिंग हुई है आपकी, जिस दिन बात हो गया, कंक्लूजन हो गया, लास्ट हियरिंग हुआ, उसके 15 दिन के अंदर सीआईटी अपील्स को ऑर्डर जो है वो देना होगा। ऑर्डर देते टाइम उनसे क्या चीज ध्यान रखना, कोई भी डिसीजन या ऑर्डर देने में उसे ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो उसको फॉलो करना होगा। अगर इन केस अगर सेम कोई केस मिल जाता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में कोई केस आता है तो उसके डिसीजन को इसमें आपको उसे फॉलो करना होगा। ये उसकी ड्यूटी होगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 249 सबसेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स की, जो कि कहता है कंडोनेशन ऑफ डिले। कंडोनेशन ऑफ डिले मतलब कि विद इन 30 डेज आपको अपने सीआईटी अपील में जाना था, लेकिन आप किसी ऐसे कॉज की वजह से नहीं जा पाए जो कि सफिशियंट होता है, तो वो एक्सेप्टेबल होगा। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, application for condition of delay must be made specify in the sufficient cause of delay for filing appeal in time। आपको जो है कंडोनेशन के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। एप्लीकेशन में वो एप्लीकेशन जो है कमिश्नर अपील के नाम पे लिखना होगा। उसमें रीजन देना होगा कि इस डेट को हमारा ऑर्डर हमें मिला, इस डेट को ऑर्डर मिलने के बाद इसके 30 डेज यहाँ होते हैं, लेकिन इस पीरियड में मैं बीमार था या कोई बड़ा कॉज था, जैसा कि अभी कोविड चल रहा है, तो ऐसा कोई सफिशिएंट कॉज देते हैं तो वो जरूर एक्सेप्ट किया जाएगा। सीआईटी अपील कैन कंडोन डिले इन फाइलिंग ऑफ द अंडर सेक्शन सेटिस्फाइड डिले ऑफ द ड्यूटी। वही बात लिखी हुई है कि आपको अगर सीआईटी अपील को लगता है कि हाँ ये जेन्युइन रीजन है, सेटिस्फाई होता है, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है। सीआईटी हैज डायरेक्टिव पावर टू कंडीशन व्हिच शुड बी एक्सप्रेस। सीआईटी के पास ये प्रॉपर पावर दिया गया है कि वो कंडीशन को एक्सेप्ट कर पाए। सीआईटी शुड हैव अ पैरागोटिक ऑफ द लिबरल अप्रोच। सीआईटी अपील जो रहता है, कमिश्नर अपील को इसमें बताया गया है कि लिबरल अप्रोच रखना पड़ेगा, सारी बातों को समझना पड़ेगा जिससे कि कम से कम डिस्प्यूट आइटेड में जा सके। अब हम बात करते हैं टैक्स पेमेंट ऑन रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरी ऑफ फाइलिंग अपील। अब आपने अपील फाइल करने के लिए फीस समझ ली है कि 1 लाख तक
250 रुपये, उससे ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे फीस बढ़ती जाएगी। उसके बाद एक बात करते हैं कि अगर आपने कोई डिमांड आपको मिला तो अपील फाइल करने के लिए एक अमाउंट देना होता है। अंडर सेक्शन 249 सब सेक्शन 4 अपील शैल नॉट बी एडमिटेड अनलेस, अपील शैल नॉट बी, मतलब अपील तब तक एडमिट नहीं होगा जब तक कि क्या, वेयर ROI इज फाइल्ड बाय द SSC, रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड बाय SSC। अगर आपने उस ईयर का रिटर्न ऑफ इनकम नहीं सबमिट किया तो कोई अपील आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम हैज बीन पेड बाय हिम, मैंडेटरी है ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है कि आपको ये दिखाना होगा कि भैया मैंने इस साल का ITR फाइल किया हुआ है, इस साल का इतना टैक्स बन रहा है जो कि हमने पे किया हुआ है, उसके चलाने की कॉपी आपको उसमें लगाना होगा। Where no ROI is filed, the SSC has paid an amount of equal of the amount advance tax payable by him. इन केस अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया है तो आपने अपने उस साल के असेसमेंट करके, उस साल के इनकम को असेसमेंट करके उसका जो टैक्स बनता है उसको एडवांस टैक्स के रूप में पे कर चुके होने चाहिए आपको। CIT appeals has directive to exempt SSC from the second clause, that is in case where no ROI is filed for any good and sufficient reason to be recorded in writing। अब यहाँ पे एक CIT अपील को पावर दिया गया, उसके पास ये पावर दिया गया कि ये जो सेकंड क्लॉज है, ये फर्स्ट तो नहीं, सेकंड क्लॉज जो है, अगर उसने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया है तो उसके पास गुड क्लॉज है तो वो उसको कंसीडर कर सकता है। However, judicial authority have held that if tax is paid before disposal of appeal, appeal is valid। आपके ये टैक्स अगर आपने पे कर रखे हैं, जो आपने एक्सेप्ट किए हुए हैं, तो अपील जो है वैलिड माना जाएगा। डिफेक्ट मेमो क्या चीज होता है? जैसा कि हमने बताया था डिफेक्ट मेमो भी अटैच करना होता है। कैन डिफेक्ट इज अपील मेमो इज, यस इज ए फॉलोइंग केसेस, अनसाइंड और अनवेरिफाइड अपील्स। अगर ये डिफेक्ट्स आपके मेमो में मिलते हैं तो आपके केस को रिजेक्ट कर जाता है। अगर अनसाइंड है, अनवेरिफाइड अपील अगर आपने फाइल किया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अपील साइंड एंड वेरीफाइड बाय रॉन्ग पर्सन, दैट मीन जिसको फाइल करना चाहिए उसने नहीं किया, किसी और ने किया। एब्सेंस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड, अगर आपके पास नोटिस ऑफ डिमांड नहीं है तो भी ये डिफेक्ट माना जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा। नियर डिफेक्ट इज अपील कैन नॉट ग्राउंड ऑफ डिसमिसल ऑफ अपील विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ। इसका मतलब ये है कि आपको इन अगर रीजन से आपके अपील्स को डिफेक्टिव माना जाता है और रिजेक्ट किया जाता है तो उससे पहले, रिजेक्ट करने से पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफर दिया जाएगा जिसमें आपसे एक बार पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों किया है या ऐसा क्यों हुआ। एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील, इसमें आपको अपील्स फाइल करने का सबसे बड़ा फैक्ट एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील मिलता है। अब एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील से ही ये सारे केसेस जीते जाते हैं, समझे जाते हैं और अपनी बात को रखी जाती है। तो सबसे बड़ा मैटर करता है कमिश्नर अपील में जाने के पहले आपको एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील रेडी कर लेना चाहिए, जिससे कि आप ये प्रूफ कर पाए कि ऐसा कौन सा ग्राउंड था, कौन सी चीजें थी जो आपने जो है एओ को नहीं दिया, जो कि आप यहाँ पे दे रहे हैं अपने ऑर्डर के अगेंस्ट में। अब हम बात करते हैं एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील्स की। नो एक्सप्रेस प्रोविजन इन दिस एक्ट, इसमें यह कहा गया है कि एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन, मतलब अलग से कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया है। कैन बी इंटर्ड इफ इट इज नॉट विलफुल अनरीजनेबल। एडिशनल ग्राउंड किस केस में आपका CIT अपील एक्सेप्ट करता है? अगर उसे लगता है कि ये बिल्कुल छिपाया नहीं गया था या बिल्कुल आपने ये चीज हाइड नहीं की थी, अनरीजनेबल रीजन की वजह से ये हो गया। एप्लीकेशन टू बी फाइल्ड बिफोर CIT अपील, नोटिस टू अदर पार्टी ऑफ नेसेसरी बिफोर एडमिटिंग सच ग्राउंड। अब CIT अपील से फाइल करने से पहले आपको अदर पार्टी जो है उनको नोटिस जाना चाहिए कि कोई भी अगर कोई ग्राउंड है तो आप उसमें दिखा सकते हैं। नो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर रेजिंग एडिशनल ग्राउंड, ऐसा कोई टाइम लिमिट इसमें प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है कि इस टाइम लिमिट में आपको जो है एडिशनल ग्राउंड देना है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानना हो तो आप नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन वर्सेस CIT अपील्स ये देख सकते हैं, ये सारे केस को आप
गो थ्रू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रूल्स की, एविडेंस, एडिशनल एविडेंस की। एडिशनल एविडेंस क्या क्या आप इसमें दे सकते हैं, क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। एडिशनल एविडेंस कैन बी एडमिटेड ओनली इन द फॉलोइंग 4 सर्कमस्टांसेस, मतलब कि इन 4 की सर्कमस्टांसेस में ही आप जो है एडिशनल ग्राउंड्स, एडिशनल एविडेंस दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ एडिशनल ग्राउंड की बात कर चुके हैं, अब हम एडिशनल एविडेंस। अब एडिशनल एविडेंस क्या होता है? एडिशनल एविडेंस वो एविडेंस है जो कि आपने एओ को नहीं दिया या नहीं दे पाए, या उस टाइम आपके पास नहीं था जब एओ आपको ऑर्डर दे रहा था। Where the AO refused to admit the said evidence which ought to have been admitted। तो पहला ग्राउंड ये हुआ एविडेंस, एडिशनल एविडेंस का, जो आपने एओ के पास अपना जो एविडेंस ले गए थे, लेकिन एओ ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, उसे रिजेक्ट कर दिया या आपकी सुनवाई नहीं करी। Where appellant was prohibited by sufficient cause from the prohibiting evidence call of the AO। सेकंड आपको जो कंडीशंस है वो ये है कि आपने कोई भी एडिशनल एविडेंस आपके पास था, वो आप सफिशिएंट कॉज की वजह से नहीं दे पाए, या कुछ ऐसे कॉज थे जो सफिशिएंट थे और आई कमिश्नर अपील को लगा कि हाँ ये सफिशिएंट कॉज है और इसकी वजह से वो एक्सेप्ट कर सकता है। थर्ड वन जो होता है, वेयर द अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग बिफोर द एओ एनी एविडेंस विच इज रेलिवेंट टू एनी ग्राउंड ऑफ अपील। अगर कोई आपने एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील इसमें दिया है, उसके बिहाफ पे आपको ये एडिशनल एविडेंस देना चाहते हैं, अगर सफिशिएंट कॉज है तो वो एक्सेप्ट कर सकता है। वेयर यू passed on the imputed order without giving sufficient opportunity to apply evidence relevancy of the ground of appeal। जहां पे आपके असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी ऑर्डर ऐसा पास किया है जहां पे आपको सफिशिएंट टाइम नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी बोलने का, अपनी बात रखने का नहीं मिला किसी भी एविडेंस पे, तो आप उसको भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या हम एक अपील फाइल करने के बाद उसे हम वापस ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप समझिए कि वंस फाइल कैन नॉट बी विड्रॉ बाय एप्लीकेंट। आपने अगर एक बार आपने सीआईटी अपील में कमिश्नर के पास आपने अपनी केस फाइल कर दी, तो आप उसे वापस नहीं ले सकते, चाहे आप डिसीजन आपके फेवर में आए या एडवर्स आए। हाउएवर द अपीलेंट अथॉरिटी in its description may allow withdraw and appeals of dismiss of the same as not presented। अपीलेंट अथॉरिटी जो होती है वो आपके ऊपर अलाउ कर सकती है, अगर आपने कुछ डिसमिस किया, कुछ भी किया, कुछ में कोई भी अपील्स आपने करा तो उसके लिए, विड्रॉल के लिए। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ विड्रॉ अपील में बी फाइल्ड विद इन द सफिशिएंट रीजन ऑफ द विड्रॉल ऑफ अपील। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है, रीजन है, तो आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अपने केस को विड्रॉ करने के लिए। तो हमने यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस कर ली है, कैसे 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 क्या क्या करना होता है हमें। अब हम बात करेंगे फॉर्म 35 की प्रैक्टिकल रीजन के साथ, कि प्रैक्टिकल कैसे इसे हम फाइल करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ये मैंने फॉर्म 35 ओपन कर लिया है और आप देख पा रहे हैं अपील टू द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, सीआईटी अपील। इस फॉर्म को कैसे फिल करना है ये चीज हम समझ लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर कोई एंटिटी हो, कंपनी हो या एओ है तो एओपी है तो उसका पूरा नाम यहाँ आ जाएगा। उसका पैन नंबर यहाँ डालेंगे, पैन नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कंपनी कोड, सारी चीज इसमें। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे असेसमेंट ऑर्डर और फाइनेंशियल ईयर डालेंगे, किसके लिए हम किस असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर के बारे में हम ऑर्डर अपील कर रहे हैं। यहाँ पे हम डालते हैं सेक्शन एंड सब सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, किस सेक्शन में आपको ऑर्डर मिला, डेट ऑफ ऑर्डर क्या था, डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर आपको किस दिन आपके हाथ में रिसीव हो गया। वो कौन सी अथॉरिटी है जिसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर रहे हैं। वेदर पेंडिंग अपील, अगर कोई अपील है कि नहीं है। देखिए, वेदर एन अपील से रिलेशन टू एनी असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल पेंडिंग इन केस ऑफ द अपीलेंट कमिश्नर अपील्स, यहाँ आपको नो करना होगा। अब आपको अपील डिटेल यहाँ देनी होगी। अपील डिटेल में क्या क्या होगा, अमाउंट इनकम असेस्ड, आपको कितनी इनकम जो है एओ ने असेस की है,
कर एडिशनल इनकम कितनी करी है, लॉस कितना किया है, डिटेल्स यहाँ, डिस्प्यूट कितना है, नील है, लॉस कितना आप एक्सेप्ट करते हैं। इफ अपील रिलेट्स टू पेनल्टी, अगर पेनल्टी में अपील आप पेनल्टी किसी आप लोगों को पेनल्टी लगाई उसके लिए अपील फाइल कर रहे हैं तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे देंगे। डिटेल्स ऑफ टैक्सेस पेड, अब यहाँ पे आपको ये देना होगा कि आपने उस साल की रिटर्न फाइल किया है तो उसका जो टैक्स है वो पे किया है नहीं किया है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग, टैक्स पेड, टोटल अमाउंट। थर्ड वन, अब नाइन्थ कॉलम में आता है फेयर नो रिटर्न हैज बीन फाइल इन अपील, जैसा कि हमने बात किया था अगर आपने अपील रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपने एडवांस टैक्स के रूप में ये पैसा आपने जो जमा कराया है कि नहीं कराया, जैसे कि अभी हमने बात किया अगर चालान के थ्रू जमा कराया है तो उसकी PSR कोड, डेट ऑफ पेमेंट, सीरियल नंबर, अमाउंट आपको यहाँ मेंशन करना होगा। इफ द अपील रिलेट एनी टैक्स डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 195 तो आपको जो भी है उसका अमाउंट यहाँ जमा करना होगा। अब हम बात करते हैं अपने मेन रीजन की, जिसकी बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स की। जैसा कि हमने बताया था स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को आप 1000 वर्ड में यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं, 1000 वर्ड में, कि किस किस रीजन से आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिलाइड अपॉन दिस यहाँ पे डाल दीजिए। वेदर एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अदर देन द एविडेंस प्रोड्यूसिंग विद द सेम ऑफ द प्रोसीडिंग, इसमें एडिशनल जो है आप वो कर दीजिए कि कोई एडिशनल आपने इसमें लगा रहे हैं या नहीं लगाते हैं। लिस्ट इसमें अटैच करिए। ग्राउंड ऑफ अपील में आप 100 वर्ड तक ग्राउंड ऑफ अपील, किस अपील ग्राउंड पे आप अपील फाइल कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपील फाइलिंग डिटेल्स, अब वेदर देयर इज ए डिले इन फाइलिंग अपील्स, अगर आपने कोई डिले किया है 30 दिन के बाद आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको यस नो लिखना होगा, अगर यस है तो उसमें 4 चीजें लिखनी होंगी। और यहाँ पे आपको फीस जो आपने जैसे मैंने बताया था कि 1000 है और 250 जो फीस है वो आपको पे करके उसका चालान डिटेल्स यहाँ डालना होगा। एड्रेस विच बी नोटिस में भी सेंड टू अपेरेंट, यहाँ पे उसका एड्रेस लिखना होगा, यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा और डिटेल्स करके साइन करके। हालांकि ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन पोर्टल्स अभी चल नहीं रहे हैं, तो जैसे ही पोर्टल्स ऑनलाइन आ जाते हैं तो मैं आपको ये इसे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा किस तरीके से 35 फॉर्म फिल होता है। हालांकि आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये फॉर्म 35 ऐसा ही है और इसमें सारा अटैचमेंट, ये फॉर्म भरने के बाद इसमें जैसा कि अटैचमेंट लगाना होता है वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड ऑफ अपील और अदर कोई चालान होता है, चालान की कॉपी लगती है, ये सारे पेपर्स आपको लगा के अप्लाई करना होगा। इसके साथ ही आप जो है अपील कमिश्नर अपील आप फाइल कर सकते हैं इस फॉर्म के थ्रू। इस फॉर्म थ्रू अपील करने के बाद आपके पास वहां से रिवर्ट बैक आएगा, उस पर आपको रिप्लाई करना होगा। अगर इसमें आपको कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए आपको तो आप मुझसे वो भी ले सकते हैं। जैसा कि हम अपील्स के बारे में सारा कुछ समझ गए हैं, एक क्विक रिवीजन मैं आपको दे देता हूँ। बैकग्राउंड में जैसा कि हमने बात किया था डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस वी कैन फाइल हमने बता दिया, और रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है वो बता दिया। ये हायरार्की बता दी कि एओ से कमिश्नर के पास, कमिश्नर के पास अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है ये आपसे हमने डिस्कस कर लिया। ये फाइल कौन कर सकता है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कौन फाइल कर सकता है, अगर कोई इसके अलावा कोई फाइल करता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, जैसा कि हमने देखा था अभी। अपील बिफोर सीआईटी के क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे होना है। अब जैसे बिफोर सीआईटी के लिए आपको फीस पे करनी होगी, टाइम चेक करना होगा, पावर लिमिटेशन देखने होंगे, कंडीशन ऑफ डिले देखना होगा, एडिशनल ग्राउंड इफेक्ट मेमोज, ये सारा कुछ देखना होगा। किस अपील के खिलाफ आप जो है अप्लाई कर सकते हैं कमिश्नर अपील में, इनके खिलाफ आप नहीं कर सकते हैं, जिसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ऑर्डर विच कैन बी कैन नॉट अपील अगेंस्ट बिफोर सीआईटी, इन ऑर्डर के अगेंस्ट में आप सीआईटी अपील नहीं जा सकते। इसका मतलब आपको सीधे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना होगा। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए फॉर्म 36 होता है, जो कि आपको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की, कि यहाँ से ऑर्डर मिलने के बाद आपको फर्दर कहाँ जाना होता है और कैसे करना होता है। ऑनलाइन फाइलिंग होती है, फॉर्म 35 आपको मैंने अभी दिखाया कैसे उससे भरना है, किस तरह वेरीफाई करना है, ये प्रोसेस होते हैं। लॉगिन करके यहाँ पे जाके आपको फॉर्म 35 सेलेक्ट करके उसे भरना होता है, अटैचमेंट लगानी होती है। अटैचमेंट में कॉपी ऑफ चालान जो आपने बताया, ऑर्डर कॉपी, डिमांड कॉपी, कंडीशन अगर कोई किया तो उसके खिलाफ वो ग्राउंड ऑफ अपील और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट अटैचमेंट करनी होगी। यहाँ बताया गया है कि 100 वर्ड में आपको जो है ग्राउंड ऑफ अपील होनी चाहिए, 1000 तक आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कर सकते हैं, 5 MB 50 MB और एडिशनल कोई होता है तो। ये हमने फीस की बात कर ली थी कि अपील की फीस कितनी होती है। ये हमने टाइम लिमिट की बात कर ली थी, 30 डेज के अंदर देना होता है।
ये हमने पावर्स की बात की थी कि कमिश्नर अपील के क्या क्या पावर्स हैं। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील्स की बात हो गई, ये पावर्स की बात हो गई। ये लिमिटेशंस की बात हो गई, लिमिटेशंस ऑफ पावर्स की क्या क्या हैं, ड्यूटीज क्या क्या हैं कमिश्नर अपील की, कंडीशन ऑफ डिले किस कंडीशन में सफिशिएंट कॉज के से वो एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पे जो है टैक्स पेमेंट ऑफ रिटर्न फाइलिंग इस मैंडेटरी दिखाया गया था कि टैक्स पेमेंट मैंडेटरी है, अगर उस साल का आपने राइट फाइल किया तो मैंडेटरी, अगर नहीं फाइल किया है तो वो ऑप्शनल है, जैसा कि सीआईटी अपील चाहे। आपका अपील किस किस बेस पे वो डिफेक्टिव हो सकता है, अगर गलत आदमी ने साइन किया है, अगर साइन नहीं हुआ है, या एब्सेंस ऑफ डिमांड है तो। एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील, ऐसे कौन कौन से ग्राउंड है जो एडिशनली इसमें अपील फाइल कर सकते हैं, इसके बारे में समझा हमने। एडिशनल एविडेंस के बारे में समझा कि इन चारों के अलावा आप किसी एडिशनल ग्राउंड अपील नहीं कर सकते। विड्रॉ के बारे में बताया कि विड्रॉ कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने सारा अपील समझ लिया है, सब कुछ प्रैक्टिकली फॉर्म 35 भी भर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने अपना टाइम दिया और आपकी इसको समझा। अगर आपको कहीं डाउट आ रहा हो तो आप जो है इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आईटेट के बारे में जो अपील हो वो आप उसकी वीडियो मिल सके। तो थैंक यू।